हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और हर हफ्ते की तरह लेकर आए हैं हम रैपिड डोज। इस बार है ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पास। आपको सही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेस ऑफ द अर्थ सिंस इट्स ओरिजिन। फर्स्ट सीनोजोइक, सेकेंड मीजोजोइक, थर्ड पैलियोजोइक एंड फोर्थ प्रोटोजोइक। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है उसको मार्क करना है। तो काइंडली मार्क योर आंसर्स प्लीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 3 2 1। सबसे पहले हमारे पास आया प्रोटोजोइक रीजन एरा, एंड देन पैलियोजोइक रीजन, मीजोजोइक रीजन एंड देन सीनोजोइक रीजन। तो प्रोटोजोइक रीजन में हमारे पास यूनिसेलुलर जितने भी एलिमेंट्स थे या आप कह सकते हैं लिविंग कंपोनेंट्स थे वो आए। फिर पैलियोजोइक में हमारे पास रेप्टाइल्स आना शुरू हुए। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे मीजोजोइक में डायनासोर्स का एंड हुआ, एंड सीनोजोइक में हमारे पास फर्स्ट ह्यूमंस की साइटिंग आप देख सकते हैं कि हुई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following. First, chemical weathering is most active in wet regions with higher temperature. Second, the rain action is a form of chemical weathering. The rain action is a form of chemical weathering. Third, exfoliation is a process of chemical weathering. Which of the above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। यानी कि केमिकल वेदरिंग जो है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है विद रिगार्ड्स टू केमिकल वेदरिंग सही है। थर्ड जो है एक्सफोलिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये केमिकल नहीं फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है। क्योंकि अगर आप एक्सफोलिएशन की बात करें तो मिट्टी से उड़ता है। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये हमारी मिट्टी की लेयर है, उसके ऊपर अगर विंड से कोई भी एक्सफोलिएट हो रही है, अब टॉप सॉइल जा रही है, दैट इज फिजिकल वेदरिंग एंड नॉट केमिकली एक्टिव। जो केमिकल रिएक्शन से हो रही हो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये हम कह सकते हैं फिजिकल वेदरिंग होती है एक्सफोलिएशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स सियास्मिक गैप्स। तो यहाँ पे सियास्मिक गैप्स के आपको मीनिंग बताना है। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ द प्लेट बाउंड्री इन ओशनिक वेयर सुनामीज अकर फ्रीक्वेंटली। सेकेंड, sections of plate boundary that have ruptured repeatedly in the recent past. Third, sections of the plate boundaries that have not ruptured in the recent past. Fourth, plate boundaries have no volcanic activities. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट रप्चर्ड इन द रीसेंट पास्ट। तो अब आपको आगे कोई मीनिंग भी पूछता है अगर सीएस में गैप्स का, तो उसका मीनिंग यही है कि ऐसी प्लेट बाउंड्रीज जो कि काफी टाइम से रप्चर नहीं हुई होती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with reference to the dawn and twilight. First, the duration of dawn and twilight varies with the change in latitude. Second, at the equator, the period of dawn and twilight is highest and reduces as we move towards the poles. Which of the above statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसका है कि द ड्यूरेशन ऑफ डॉन एंड ट्वाइलाइट वेरीज विद द चेंज इन लैटिट्यूड, ये करेक्ट है। वेयर एज अगर हम अगर बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो एट द इक्वेटर द पीरियड ऑफ डॉन एंड ट्वाइलाइट इज हाईएस्ट एंड रिड्यूसेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट लिखा है। तो एट द इक्वेटर द पीरियड ऑफ डॉन एंड ट्वाइलाइट इज द, आप कह सकते हैं, लोएस्ट। यानी कि क्योंकि अर्थ की डायरेक्ट रेज रहती हैं, तो डॉन एंड ट्वाइलाइट जो कि थोड़ा डार्क एरिया आ जाता है, डार्क टाइम आ जाता है, वो लोएस्ट रहता है, एंड इट इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following can be classified as mineral based industry? First, edible oil. Second, silk textile. Third, petrochemicals. Fourth, cement. Select the correct code. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 और 4 ओनली। यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स एंड सीमेंट आता है। वेराज अगर हम एडिबल ऑयल या सिल्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये आती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to seaports of India. First, Kandla in Kutch was the first port developed soon after the independence to ease the volume of trade on Mumbai port.
in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition. Second, Marmagao Port, Goa is the premier iron ore exporting port of the country. तो which of the above statement is or are incorrect? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मार्क करनी थी, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि कांडला जो है पहला ऐसा पोर्ट बना था आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया की, और ये कराची पोर्ट जब हमने लूज कर दिया था टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, तो ये मुंबई पोर्ट का जितना भी है काम कांडला पोर्ट के ऊपर आगे लेट ओवर कर दिया गया था। सेकंड, मारमागांव पोर्ट जो हमारा गोवा में है वो प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to the integrated tribal development project in Bharmor region. First, Bharmor tribal area comprises Bharmor and Holi tehsils of Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. Second, under the 5th 5-year plan, the tribal subplan was introduced in 1974 and Bharmor was designated as one of the 5 integrated tribal development projects in Himachal Pradesh. Which of the above statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी सही है। वो इसीलिए क्योंकि जो भरमौर है हमारा ट्राइबल एरिया, ये कंप्राइज जरूर कर रहा है भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ, आप कह सकते हैं लाहौल एंड स्पीति नहीं, अब हमारी जो होली तहसील्स ऑफ यहाँ पे आती है चंबा, लाहौल एंड स्पीति, एंड अगर आप बात करें भरमौर की या चंबा की, दोज आर डिफरेंट एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेराज जो हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट है, तो ये अंडर द 5th 5-year प्लान ही इंट्रोड्यूस किया था और हिमाचल की जो 5 प्रोजेक्ट्स उसी के अंडर इंक्लूड हुआ था। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप है और रीजन के साथ मैच किया हुआ है, तो आपको करेक्टली मैच जो भी कोड होगा उसको सिलेक्ट करना है। यानी कि फर्स्ट टी, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, सेकंड कॉफी, बाबा बुदान हिल्स, थर्ड ग्राउंडनट केरला, एंड फोर्थ रबर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 and 2 ओनली। यानी कि टी जो है वो दार्जिलिंग में ही रीजन में ग्रो कर रही है, कॉफी बाबा बुदान हिल्स में ही ग्रो कर रही है, वेराज जो ग्राउंडनट है, ये जो एक्चुअली में 3 और 4 है ये इंटरचेंज कर दिए गए हैं, तो जो ग्राउंडनट है बेसिकली ये गुजरात में ग्रो करता है, एंड जो रबर है वो बीइंग अ ट्रॉपिकल क्रॉप जो है केरला में इसकी प्लांटेशन होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to the ports of India. First, Haldia port is located 105 kilometers downstream from Kolkata and it is a landlocked harbour. Second, Marmagao port situated in the entrance of the Zuari estuary is a natural port in Goa. Third, Kandla port situated in the head of Gulf of Kutch has been developed as a major port to cater the needs of western and northwestern parts of the country and also to reduce the pressure of the Mumbai port. So which of the above statements are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, आपको वही कोड सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 and 3 ओनली। क्योंकि जो मारमगांव पोर्ट है, मैंने पिछला जो हमारे पास एक क्वेश्चन है वो भी ऐसा सेम ही है, पोर्ट से रिलेटेड, जो गोवा में ही सिचुएटेड है, नेचुरल हार्बर है और जुआरी एस्चुरी में बना गया है। ठीक है, वेरस कांडला पोर्ट है, ये भी गल्फ ऑफ कच्छ में बना है और साथ ही साथ इसको वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न का काम भी दिया गया था। वेरस जो हल्दिया पोर्ट है, इट इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम कोलकाता की, दैट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड हार्बर। तो कमेंट में बताना कि कौन सा था हमारा लैंडलॉक हार्बर, जो कि अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to the atomic minerals in India. First, largest source of uranium comprises of monazite sands, both beach and alluvial. Second, in addition to uranium and thorium, beryllium and lithium are also the atomic minerals found. Which of the above statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं हमारी करेक्ट। तो जब हम सोर्सेज पढ़ते हैं, जब भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि सोर्सेज पढ़ते हैं हम अपने, तो यूरेनियम के सोर्स में बोथ हमारे पास मॉन्जनाइट साइट भी थी, ठीक है, और साथ ही साथ बीच एंड अलूवियल जो हमारे पास सैंड्स, जो मॉन्जाइट सैंड्स जिसको हम बोलते हैं, वो यूरेनियम का एक सोर्स था। सेकेंडली, यूरेनियम एंड थोरियम के अलावा बेरिलियम और लिथियम भी है हमारे पास
कह सकते हैं आप एटॉमिक मिनरल्स इन इंडिया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. First, ports of call are collection centers where the goods are brought from different countries for export. Second, packet stations are the ports which originally developed as calling points on the main sea routes where ships used to anchor for refueling, watering and taking food items. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क करना है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही हैं गलत. तो जब हम पोर्ट्स ऑफ कॉल की बात करते हैं तो पोर्ट्स ऑफ कॉल वो पोर्ट्स हैं जहां पे मेन सी रूट, जहां पे शिप्स यूज होती थी फॉर एंकरिंग और फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स. तो वो आते हैं हमारे पोर्ट्स ऑफ कॉल. यानी कि जो पोर्ट्स ऑफ कॉल की डेफिनेशन हमने पैकेट स्टेशन की जगह लिख दी थी. वेराज जो पैकेट स्टेशन हैं ये एक्सक्लूसिवली वो पोर्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए बनाए गए थे, लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए, एंड दैट टू फॉर शॉर्ट ट्रिप्स एज वेल एज जो हमारी मेलिंग फैसिलिटी या जो हम पोस्ट की फैसिलिटी करते हैं इसके लिए यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे पैकेट स्टेशंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. The Golden Quadrilateral is a national highway network connecting most of the major industrial, agricultural and cultural centers of India. Second, the East-West corridor has been planned to connect Silchar in Assam with the port town of Porbandar in Gujarat. Third, North-South corridor aims at connecting Srinagar in Jammu and Kashmir with Trivandrum in Kerala. Which of the above statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट नंबर 3 को देखते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर एम्स एट कनेक्टिंग श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद त्रिवेंद्रम इन केरला. तो इसका आंसर यहाँ पे त्रिवेंद्रम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आएगा कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. तो यहाँ पे त्रिवेंद्रम की जगह कन्याकुमारी होगा इन तमिलनाडु एंड केरला. तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से जो है स्टेटमेंट के मीनिंग या उसका आंसर चेंज हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द सी सैलिनिटी कंसिडर द फॉलोइंग. फर्स्ट, द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन. सेकेंड, एनी चेंज इन द डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी. थर्ड, terrestrial discharge by rivers is a major source of sea salinity. Which of the above statements is correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3. यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि जो ओशन की सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन पे. उसी हिसाब से हमारे पास सॉल्ट रेजिड्यू या उसमें कितना मॉइस्चर आ सकता है पानी के अकॉर्डिंगली सैलिनिटी डिपेंड करती है. सेकेंडली, जो जितनी भी डेंसिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी को. ठीक है, हायर द सैलिनिटी हायर द डेंसिटी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी. यानी कि जो भी टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज यानी कि जितना भी हम कह सकते हैं सिल्ट लेके आती है रिवर या जितने भी मिनरल्स लेके आती है वो सैलिनिटी में जो है मेजर योगदान है उनका. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाफ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इट. इट हैज लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर. इट इज यूज्ड इन सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग. Identify the major mineral from the above written features. First, feldspar, second, quartz, third, olivine, and fourth is amphibole. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेल्डस्पार. तो फेल्डस्पार एक्चुअली कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का कंटेंट. तो इट इज़ द, आप कह सकते हैं क्रस्ट में मैक्सिमम जो अमाउंट में पाया जाता है हमारा मिनरल, दैट इज फेल्डस्पार. तो इसका करेक्ट आंसर इज फेल्डस्पार. तो ये डिफरेंट आप कह सकते हैं कलर रेंजेस में भी आता है एंड इट इज़ यूज्ड इन ग्लास मेकिंग क्योंकि क्रिस्टल के लिए की तरह है, एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सेरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग में ये यूज होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following regarding the formation of deltas. First, the coast must be tideless. Second, sea adjoining the sea should be shallow. Third, there should be no large lakes in the river course to filter off the sediments. Which of the above conditions is or are favorable for the formation of deltas?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन ही होनी चाहिए फेवरेबल अगर डेल्टा की फॉर्मेशन होगी तो। ठीक है, द कोस्ट मस्ट बी टाइडलेस, क्योंकि टाइडलेस क्यों, क्योंकि अगर डिपॉजिट के लिए हमें डेल्टा की डिपॉजिट के लिए आप कह सकते हैं, जैसे रिवर है उसके माउथ पे आप कह सकते हैं डेल्टा की डिपोजिशन के लिए अगर टाइड होगी सी में तो सारा का सारा सॉल्ट अपने साथ, या आप कह सकते हैं सिल्ट अपने साथ ले जाएगी, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगी। सेकेंड, जो सी एडजॉइनिंग द सी शुड बी शैलो, शैलो रीजन होगा तभी वहाँ पर डिपोजिशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डीप होगी तो सिल्ट भरती जाएगी, तो इतना जो है डेल्टा फॉर्म में होगा ही नहीं हमारा। तीसरा, देयर शुड बी नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट्स, कि लेक होगी तो फिल्टर हो जाएगी और अगर लेक नहीं होगी तो फिल्टर ऑफ सेडिमेंट्स नहीं होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is or are the characteristics of Indian coal? First, high ash content. Second, low sulfur content. Third, low ash fusion temperature. Select the correct answer using the codes given below. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली, यानी कि हाई एश कंटेंट भी है, ठीक है, लो सल्फर कंटेंट भी है, वेर एज लो एश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं है, वेर एज हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements: large and continuous supply of warm and moisture, second, strong Coriolis force, third, unstable conditions through the troposphere. Which of the above is or are conditions necessary for the emergence of tropical cyclone? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही हमारे पास होने जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एट द फर्स्ट प्लेस जो है, क्योंकि हमारी बेल्ट्स की फॉर्मेशन उस हिसाब से होती है तो वो जरूरी होता है। ठीक है, लार्ज एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्चर होगी तभी एयर जो है एकदम से राइज करेगी, और अनस्टेबल कंडीशंस होंगी तभी इवेपोरेशन प्रोसेस जो एक्चुअली में हिंडर होगा, उसी वजह से एकदम से आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। फर्स्ट, जो कॉर्बेट है हमारा नेशनल पार्क, वहां से गंगा। सेकंड, काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस रिवर, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कावेरी रिवर। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों में ही जो रिवर्स की कॉम्बिनेशन दी हैं गए हैं ये हैं गलत। तो अगर हम बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमारे निकलती है रामगंगा, और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो वहां से निकलती है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, और अगर साइलेंट वैली की बात करें तो वहां से निकलती है हमारी रिवर कुंती पुजा, कुंती पुजा। So the next question is, which of the following is the correct reason for pink color of Lonar Lake water? तो फर्स्ट है द लार्ज प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट लविंग हैलोरोकिया माइक्रोब्स। सेकेंड, presence of red pigmented Dunaliella algae. Which of the above statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। तो जो लोनार लेक है उसकी फॉर्मेशन हमने जब डिस्कस की थी कि उसके साथ के जितने भी एस्टेरॉइड्स की वजह से जो फॉर्म हुई थी लेक, इसके अलावा 3 ऐसे और जो है साइट्स हैं जो कि ब्राज़ील में एग्जिस्ट करते हैं, ये पिछले क्विज में हमने डिस्कस किया था। वैराज जब हम जानते हैं, जब इसके ऊपर रिसर्च की थी इसके पिंक कलर के लिए, तो पहले हमने ये पाया या हम पहले यही मान के चलते थे कि रेड पिगमेंटेड डुनालेलिया जो एल्गे है वो प्रेजेंट है वहाँ पे, बट जब सैंपल्स लिए गए और बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई तो फाइनली ये निष्कर्ष निकाला गया कि हैलो आर्किया माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिस वजह से जो पिंक कलर है हमारी लोनार लेक वाटर का। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज 40-day intense winter period of Chilai Kala is related to which of the following regions? First is Tibet, second Oli, third Kashmir, and fourth none of the above. So इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस
ऑप्शन नंबर सी दैट इज कश्मीर। तो जब हम चिलाई कला की बात करते हैं तो ये 40 डेज का इंटेंस विंटर का या ठंड का पीरियड होता है जो 21 ऑफ डिसम्बर को शुरू हो जाता है एंड एंड होता है 31 ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर को। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीक। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने स्कोर्स हैं एंड हाउ इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल और हमें क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच।